वेलकम टू माय लिसनर्स। ये स्टोरी मुझे कैलिफोर्निया के किसी अननोन रिसोर्सेज से मिली है। एक आदमी जो इंडियन है, इंडिया से आया है, कैलिफोर्निया के एक सिटी में रहता था। शुरू में तो वो बहुत गरीब था। अक्सर गुर्बत की वजह से वो भूखा ही सो जाता था, कभी फुटपाथ पे तो कभी गार्डन के किसी बेंच पर। इस इंडियन आदमी का नाम मिस्टर जॉर्ज था। अब ये कहानी मैं मिस्टर जॉर्ज की ज़ुबानी ही सुनाऊंगी। मैं इस भूख से इतना तंग आ गया था कि मैंने सोचा कि मैं चोरी करके अपना पेट भरूंगा। मैंने देखा कि एक अमीर आदमी जो अपनी गाड़ी से उतरा और उतरकर एक शॉप पर चला गया। मैं छुपके से छुप गया और मैं उसको देखता रहा कि वो सामान खरीद रहा था। वो जैसे ही सामान लेकर बाहर आया, मैं जल्दी से उसका सामान स्नैच किया और मैं स्नैच करके मैं भाग गया। पर वो भी पीछे आया और उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे कहा कि अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उससे हाथापाई की और वहाँ से भाग गया। पर उस हाथापाई की वजह से जो ब्रेसलेट उसके हाथ में था पहना हुआ, वो मेरे हाथ में रह गया। वो ब्रेसलेट काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने जब उसे बेचा तो काफ़ी पैसे मिल गए। सबसे पहले मैंने पेट भर के खाना खाया। जिस होटल में मैं बैठकर खाना खा रहा था, मेरे पीछे वहाँ पर दो आदमी बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि यार, अगर अमीर बनना है ना, अगर अमीर बनना का शौक़ है तो प्रॉपर्टी का काम सबसे बेस्ट है। सस्ती जगह ले लो और महंगे दामों बेच दो। मुझे तो खुद अमीर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई घर या दुकान खरीद लूँ। हाँ, पर कोई फूड स्टॉल तो ले ही सकता था। कैलिफोर्निया की मार्केट में फूड स्टॉल कॉमन है। कुछ लोग तो मंथली रेंट आउट कर देते हैं और कुछ लोग सस्ता ख़रीद लेते हैं तो थोड़ा महंगा करके बेच देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और फिर दूसरा फूड स्टॉल लेकर महंगा बेच दिया और फिर ऐसे ही करते करते मैंने काफ़ी पैसे बना लिए थे। अब मैंने एक घर ख़रीदा और थोड़ा मेंटेनेंस का काम करवाया और उसको काफ़ी महंगा बेच दिया और फिर कोई और घर लेता। अब 5 सालों में मेरे पास अच्छे पैसे हो गए थे। मैं अभी तक खुद सिर्फ बेड स्पेस पर ही रहता था क्योंकि मेरा एम था अमीर बनने का। ऐश तो मैं बाद में भी करना चाहता था, वो तो मैं बाद में भी कर सकता था। मैं बहुत चालाक हो गया था। मार्केट की अच्छी खासी समझ आ गई थी मुझे। अब मैं कभी कभी झूठ भी बोल लिया करता था। झूठ बोलकर अपना काम करवा लिया था। कोई घर पसंद आ जाए तो उनको बातों में घुमाकर कोई सस्ते में ले लेता। कभी कभी तो उन्हें भूतों से डराकर सस्ते में लेकर और महंगे में बेच देता था। मैंने काफ़ी लोगों को उल्लू बनाकर उनके घर अपने नाम पर करवा चुका था। मुझे लगा कि मैं किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से जी सकता हूँ और इसीलिए मैंने दूसरे सिटी में शिफ्ट होना ही बेहतर समझा। मुझे इस बात का भी डर था कि जिस दिन मेरी पोल खुल गई कि मैंने कैसे लोगों को उल्लू बनाया है तो पुलिस मुझ पर फ्रॉड के और चिटिंग के इस टाइप के मुझ पर केसेस कर देगी। अब मैं कैलिफोर्निया के दूसरे सिटी में चला गया, मगर अब मैं किसी बेड स्पेस पे नहीं रहना चाहता था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना घर ले लूँ और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मुझे एक घर पसंद भी आया जहाँ कोई बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। मैं उनके घर गया और बोला कि मुझे किसी ने बताया कि आपका जो घर है वो हॉन्टेड है। आप फिक्र ना करें, मैं आपका घर ख़रीद लेता हूँ। मैंने उनको अपनी बातों में लाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी बातों से लगा कि वो भूतों से नहीं बल्कि चालाक लोगों से डरते हैं, जो मैं था।
उन बूढ़ा बूढ़ी ने हमसे कहा कि बेटा, हम तो बूढ़ा बूढ़ी हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमने तो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर ही गुजार दी है, हमें कोई भूतों से डर नहीं लगता। पर मैं क्या करता, मुझे तो वो घर पसंद आ गया था और मैं ये भी सोचता था कि इनको घर से निकलवाना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे तो और कोई था ही नहीं, बस एक बूढ़ा बूढ़ी थे उस घर के अंदर। मैंने किसी आदमी को पैसे देकर उनको तंग करवाना भी शुरू कर दिया। कभी उनके घर के आगे कोई कचरा फेंक जाता, मगर वो कुछ नहीं कहते। उनको सफाई करने में बहुत मुश्किल आती, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो कभी डोरबेल बजाकर कोई चले जाता। मैं जो काफ़ी चालाक हो गया था, मैं तो सोच रहा था कि एक ना एक दिन तो ये बस तंग आकर मुझे घर बेच ही देंगे, मगर वो कुछ नहीं कहते थे। हर वक्त बस सफाई करने में ही मशगूल रहते थे। एक दिन मैं उनके घर के सामने खड़ा हुआ था। उनके देखने के एक बूढ़ा आदमी जिसका वो घर था, वो बूढ़ा आदमी बाहर आया और अंदर बुला लिया। उसने जिस अंदाज में अंदर बुलाया था, वो समझ गया था कि सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये घर नहीं छोड़ सकता, चलो एक डील करते हैं। मेरा एक और भी घर है सेक्टर डी में, तुम पहले मेरा वो घर देख लो, मगर तुम्हें वो पसंद आया तो वो ले लेना, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो ये घर मैं तुमको दे दूंगा। मैंने सोचा कि डील बुरी नहीं है, एक बार घर देखने में क्या जाता है। मैं मान गया। वैसे भी घर मुझे ये अगर नहीं पसंद आता है तो ये वाला घर तो उस बूढ़े ने बोल ही दिया था कि ये तुम्हें दे दूंगा। मैंने सोचा जब बूढ़ा इतनी आसानी से मान रहा है तो मुझे भी क्या दिक्कत है। मैंने फौरन उसको बोला कि ठीक है। मैं सेक्टर डी में गया, मैंने उस घर को देखा। मुझे वो घर इतना पसंद आया कि क्या ही बोलूं। मैंने सोचा कि ये बूढ़ा बूढ़ी उस घर में क्यों रहते हैं, जबकि उनके पास तो इतना हसीन घर और इतना बड़ा घर है, जैसे किसी अमीर बंदे का पैलेस होता है। मैं तो गया था जलेबी लेने और मिल गई देसी घी की मिठाई। फिर क्या था, मैंने फौरन इरादा बदल लिया और मैंने अब ये इरादा किया कि नहीं, मैं यहीं शिफ्ट होऊंगा, और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं उस कॉलोनी में गया तो सब लोगों ने मेरा अच्छे से वेलकम किया। कोई छत पर खड़ा होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और कोई गेट पर खड़ा मुझे देखकर हेलो बोल रहा था और कोई विंडो पर खड़ा मुझे नमस्ते कह रहा था। कॉलोनी बहुत साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी थी। मेरी तो जैसे लॉटरी ही निकल गई थी। वो बूढ़ा शायद उम्र के उस स्टेज पर सादी लाइफ गुजारनी थी उसको, इसलिए वो वहाँ रहता था। उस कॉलोनी को देखकर लगता था कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। मैं वहाँ रहने आया तो एक अंकल ने, जो गेट पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि आज मैंने चिकन बनाई है, तुम मेरे घर ज़रूर आना। मैंने कहा कि जी मैं आऊँगा। मैं अपना जो सामान लाया था उसको सेट करते करते काफ़ी देर हो गई थी और मैं सो गया। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, मगर उस दिन सुबह के 10 बज गए। शायद शिफ्टिंग की थकावट की वजह से मेरी आंख देर से खुली। मैं उठा और बाहर गया, क्योंकि कॉलोनी अभी तक तो मैंने ठीक से देखी भी नहीं थी और मैं उस कॉलोनी को देखना चाहता था कि कॉलोनी किस तरह की है और लोग यहाँ कैसे रहते हैं। सब लोग आज भी गेट पर या छत पर या विंडो पर ही खड़े हुए थे, मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, पर कोई अपने गेट से बाहर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ अजीब तो लगा,
पर मैंने सोचा कि शायद मैं लेट उठा हूँ, इसलिए सब लोग अपने काम पर जा चुके होंगे। वही अंकल जिन्होंने मुझे चिकन खाने के लिए बुलाया था वो भी खड़े थे और मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए चिकन बनाई थी और आज तो मैं तुम्हें चिकन ज़रूर खिला कर आऊँगा। तुम कल आए नहीं, मैं वेट करता रहा। मैंने कहा कि सॉरी, मैं सो गया था अंकल। मैं उनके गेट पर गया, घर पर गया, और अंदर जब मैं गया तो उनका घर बहुत ही खूबसूरत था। मैंने अंकल से कहा कि ये आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। अंकल ने कहा कि बेटा बस ऐसा ही है, घर तो मेरा अच्छा ही है, बस अब उम्र का तकाज़ा है, बस एंजॉय करता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ, खाता हूँ, यही मेरी लाइफ है। मैंने अंकल को बोला कि अंकल मुझे वैसे भूख नहीं लग रही, पर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चले मैं चिकन खा ही लेता हूँ। चिकन इतनी लजीज और इतनी मज़ेदार थी कि मैंने आज तक ऐसी चिकन नहीं खाई थी। मैंने अंकल को बोला कि आपने तो कमाल ही कर दिया अंकल, आप भी तो खाइए, आपने इतनी मज़ेदार चिकन बनाई है। अंकल ने बोला कि बेटा अभी तो नाश्ते से फ्री हुआ हूँ, आप खाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप घर में अकेले हैं? उन्होंने बोला कि जी मैं अकेला हूँ। मैंने अंकल से ये भी पूछा कि इस कॉलोनी में कोई यहाँ पर कोई बाहर भी नहीं निकला हुआ, इतना डिसिप्लिन है, कुछ अजीब नहीं है? मेरे इस कॉलोनी के बारे में ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा ये कॉलोनी 40 साल पहले बनी थी। पहले यहाँ जेल था और कुछ कैदी तो यहाँ पर मर भी गए थे। फिर जेल यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और चला गया, और अब यहाँ पर कॉलोनी है 40 साल से। मैंने कहा कि आप और कुछ बताएं यहाँ इस कॉलोनी के बारे में। उन्होंने कहा कि बस बेटा और क्या बताना है, बस एक बात का ख्याल रखना कि रात को वो बूढ़ी औरत से बचना जो अंधी है और जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, क्या बात है, कौन है वो औरत? तो अंकल ने कहा बेटा अभी तो मुझे कुछ काम है, आप यहाँ से जाओ, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। मुझे कुछ बात अजीब तो लगी। मैं जैसे ही वहाँ से उनके घर से मैं बाहर निकला तो एक और भी बंदा था जो अपने गेट के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, जो मुझे देखकर स्माइल पास कर रहा था। मैंने उससे बोला कि इस कॉलोनी के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ नया शिफ्ट हुआ हूँ। तो मुझे उसने ये कहा कि इस कॉलोनी के बारे में कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, मगर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको वो अंधी औरत से, अंधी बुढ़िया से बचना है जिसने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है। मैंने कहा वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आएगी और यहाँ पर कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा? उन्होंने कहा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे, तुम्हें जल्द ही यहाँ का पता चल जाएगा। मैंने कहा अजीब बात है, वैसे मैं घर पर चला गया, मुझे भूख थी कि लगने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि चिकन के अलावा तो आज मैंने कुछ खाया भी नहीं है और मुझे भूख ही नहीं लग रही। फिर मैंने जो चिप्स अपने साथ लेकर आया था वो खाने लग गया। मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, कुछ अजीब सा ही था। रात को थोड़ी बेचैनी सी भी हो रही थी तो सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, इस बहाने थोड़ा सा कॉलोनी भी घूम लूँगा। बाहर गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जिसके हाथ में एक डंडा है। हर घर के सामने जाकर वो अपना डंडा मार रही है। ये सब बड़ा अजीब था। जब वो बूढ़ी औरत मेरे घर के सामने आई तो अपना डंडा मेरे घर के सामने भी मार रही थी, तो अचानक सफ़ेद सा वाइट सा धुआं उठा और फिर वो मेरे घर के गेट पर अपना ज़ोर ज़ोर से डंडा मार रही थी।
कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आकर कहा, अरे कौन हो तुम और मेरे घर के गेट पर इतना ज़ोर ज़ोर से डंडा क्यों मार रही हो। जैसे ही वो औरत मेरे करीब आई, मैंने उसे देखा ठीक से कि जहाँ पर इंसान की आंखें होती हैं उस जगह पर तो पट्टी बंधी हुई है, बाकी पूरे चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। मैं बहुत डर गया। मुझे समझ आ गई थी कि ये वही बुढ़िया है जिसके बारे में मुझे कॉलोनी वालों ने बताया था, पर वो इतनी भयानक थी कि क्या बताऊं। मैं डर के मेरे पसीने आ गए पूरे जिस्म पर और मैं भागा अपने घर के अंदर। मैं गया और अपने घर का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया और मैं वेट करता रहा उसके जाने का। वो भी चली गई और मैं सोचता रहा कि ये कैसी कॉलोनी है। ये कॉलोनी वाले के घर, ये लोग कोई घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं जैसे ही किसी को बताने के लिए घर से बाहर निकला, मैंने बहुत सारे लोगों के दरवाजे बजाए, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि दिन में तो इतना प्यार जताते हैं और रात में क्या हो जाता है इनको। रात में तो ये दरवाज़ा तक नहीं खोल रहे। क्या इनको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा हूँ इनका। मैं उनसे पूछना चाहता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कौन बूढ़ी औरत है जो इतनी भयानक है। फिर वो बूढ़ी औरत ने जैसे ही मुझे बाहर देखा, वो फिर मेरे पीछा करने लगी और मैं भागा। पर मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और उस कमज़ोरी से मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये मैं किधर आके फंस गया हूं। मैं भागते भागते मैंने दूर से देखा कि जहाँ पर जो मेन गेट है उस कॉलोनी का, वहाँ तक तो मैं पहुँच गया, मगर वहाँ से जब मैंने दूर देखा तो जहाँ पर रोड था वहाँ पर रोड नहीं, वहाँ पर कब्रिस्तान है। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि यहाँ पर कब्रिस्तान था, यहाँ तो रोड था जब मैं यहाँ आया था। तो मैं जैसे ही उसके पास गया तो एक कब्र के ऊपर न्यूज़पेपर था। मुझे थोड़ी तो तजस्सुस हो रही थी कि मैं इस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसी नादीदा, कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोक रही है। और मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो वो बूढ़ी मेरे पीछे पड़ जाती है। मैं इस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सकता, कम से कम बाहर की न्यूज़ ही देख लूँ न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर आज की डेट का था। मैं हक्का बक्का हो गया न्यूज़पेपर देखकर। उसमें एक न्यूज़ थी कि मिस्टर जॉर्ज द प्रॉपर्टी डीलर इज़ नो मोर। ये तो न्यूज़ मेरी ही थी। मैंने कहा, अरे मैं तो ज़िंदा हूँ, फिर ये सब कुछ क्या है। मैं किसी भी तरीके से उस कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई हवा थी जो मुझे वहाँ से निकलने से रोक रही थी। उस कब्रिस्तान में कोई हवा नहीं चल रही थी, बस उस कॉलोनी की तरफ ही जो हवा थी वो ही मुझे रोक रही थी। मैंने वो पेपर जैसे ही फेंकने लगा तो जिस कब्र के ऊपर वो पेपर था, मैं उस कब्र को देखकर हैरान हो गया। मैं सदके में पड़ गया, क्योंकि वो कब्र मेरी ही थी, उस पे मेरा ही नाम लिखा हुआ था। ये देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बेहोश हो गया था, पर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। घर से बाहर नहीं जा पा रहा था। मैं ज़िंदा तो हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं मर चुका हूँ। पर मुझे भूख या प्यास नहीं लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कोई घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। इन सब चीज़ों में 3 साल गुजर गए। मैं 3 साल उसी घर में रहा। 3 सालों में मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया था। 3 साल बाद एक और शिफ्ट हुआ एक बंदा,
उनकी शिफ्टिंग के लिए भी हम छत पर खड़े हुए थे। कुछ लोग विंडो पर और कुछ लोग घर के गेट पर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उन सब लोगों के साथ मिलकर उस नए बंदे का उसी तरह वेलकम किया जैसे मेरे आने पर मेरा वेलकम हुआ था। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी शायद गवा बैठा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना गलत काम किया है, लोगों को धोखा दिया। काश गॉड मुझे इसके लिए माफ़ कर दे। मैं बहुत पछता रहा था। मेरी पूरी लाइफ मेरे आँखों के सामने से गुज़र रही थी, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में किया था। मैं रोते रोते मेरी आँख लग गई थी और माफ़िया मांग रहा था मैं अपने गॉड से। और मैंने ड्रीम में देखा कि जब मैं उस बूढ़ा और बूढ़ी के घर पर जा रहा था, उनको परेशान कर रहा था, तो तब ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट तो मेरा तभी हो गया था जब मैं उनके घर पर कचरा फेंकवा रहा था। जब मैं नींद से जागा तो मुझे समझ आया कि सेक्टर डी में तो मुझे भेजने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। मुझे लगने लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ और ये सेक्टर डी कोई हेल है जहाँ पर मैं फंसा हुआ हूँ अपने गलत कर्मों की वजह से। मैं बहुत पछता रहा था। मुझे लग रहा था कि वाकई मैं मर चुका हूँ। मैं उस कॉलोनी से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं सकता था। पर मुझे एक बात याद आई। अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात याद आई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और मैंने कोशिश की। मैं जैसे तैसे घर से बाहर निकला तो मुझे लोगों की आवाज़ें आ रही थी आसपास, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैं गॉड से मदद मांग रहा था। बहुत मुश्किल से कोशिश करने पर आखिरकार मैं कॉलोनी के मेन गेट तक पहुंच ही गया। जैसे ही मैं कॉलोनी के मेन गेट पर मैं पहुंचा, मैंने देखा कि जहाँ पर कब्रिस्तान था अब वहाँ पर रोड है। मुझे देखकर बहुत तसल्ली हुई। मैं बाहर आ चुका था मगर एक मेन काम बाकी था। अभी इस कॉलोनी से बाहर निकलना बाकी था। जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था, लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वही बुढ़िया कॉलोनी के गेट पर बाहर आकर एकदम से मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं बहुत डर रहा था पर फिर भी मैंने हिम्मत कर मैंने उससे बोला कि बस मुझे अपने गॉड से माफ़ी मांगनी है और उन सब लोगों से भी जिनके साथ मैंने बुरा किया है, जिनको मैंने धोखा दिया है। मैं बहुत पछता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मैं वापस आ जाऊँगा। एक बार जो मैंने लोगों को धोखा दिया है उसका मैं बस अजाला कर लूँ। हराम के पैसों का बोझ बहुत बढ़ गया है मेरे ऊपर। मुझे बहुत डर लगता है, मैं मर गया हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोली कि तुम्हारा बाहर जाने का टाइम हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। मुझे पता है कि तुम वापस यहाँ से जाकर यहाँ पर वापस नहीं आओगे, मगर तुम्हारे पास कुछ और टाइम अभी बाकी है ज़िंदगी का। ज़िंदगी को इतना अच्छा बना लो कि जब तुम यहाँ पर वापस आओ तो तुम्हें यहाँ पर सुकून मिले। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैं किसी हॉस्पिटल में था और मेरे इर्द गिर्द जो शोर उन लोगों का था जो उस वक्त वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद थे। फिर क्या था, सब समझ में आ गया मुझे। डॉक्टर तो हैरान ही रह गए थे। जैसे ही मैं होश में आया, डॉक्टर्स ने बोला कि अरे ये तो कोई मिरेकल हो गया है, ये कैसा हो गया, ये तो मर के दोबारा ज़िंदा हुआ है। और मैंने बोला कि जी डॉक्टर, वाकई मैं मर के दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ।
जो लोग मरने के बाद ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और मरने के बाद का एक्सपीरियंस करते थे, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था। मैंने अहद कर लिया था कि अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। जो कुछ मेरे गलत काम हैं उन सब को मैं सुधारूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। थोड़ी तहकीकात करी तो पता ये चला कि उस एरिया में तो कोई सेक्टर डी है ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलत काम किए थे, मेरे अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया था, मेरे गॉड ने मुझे दूसरा मौका दिया था कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। मैं बहुत लकी था कि जो अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला, मगर हर कोई इतना लकी नहीं होता।